हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है इसमें हम जो अभी आपका पेपर हुआ था एनुअल एग्ज़ाम उसको डिस्कस करेंगे। कंपार्टमेंट जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसके लिए, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ पर वो कवर किए गए हैं, क्योंकि जो पेपर हुआ था आपका वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इवनिंग शिफ्ट का है, मॉर्निंग शिफ्ट का है, तो दोनों पेपर अच्छे से करके जाइएगा। एक तो यहाँ से आपको पैटर्न भी पता चलेगा। कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है कि पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, तो बच्चों पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम जो आपका एनुअल का पेपर आया उसी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। आप ये जो मार्किंग है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ पर जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं उनमें भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिलेगा, यानी 80 में से आपको अब 27 नंबर लेने बहुत ही ज़रूरी हैं पास होने के लिए। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सभी बहुत अच्छे से करके जाइएगा। सारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज कंसिडर्ड अ नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स इन द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन से जो राइट्स हैं उनके बारे में बात की गई है, तो इसमें हमारा आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि जो बात की गई थी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ की भी की गई थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, तीनों की ही बात यहाँ पर की गई थी। ठीक है, सो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। द पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री इज कॉल्ड द नेशनल पीपल कांग्रेस। ठीक है, द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल ये जो है इससे कोरिलेट है। एंड द आर्मी ऑल्सो इलेक्ट सम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं तीनों, ये कौन से कंट्री की हैं, तो ये कंट्री कौन सा है, चाइना रहेगा, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, choose the correct option to fill in the blanks. So the workforce population includes people from, तो workforce जो है वो कौन से people include हुए हैं, that is 15 to 59 एज ग्रुप, उसको workforce में include किया जाता है। क्वेश्चन फोर्थ देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें जो आपको ये जो है इवेंट्स के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको आपको लगाना है। तो करेक्ट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, डी हो जाएगा। फर्स्ट में आ जाएगा एंड ऑफ मोनार्की, ठीक है, उसके बाद है ओवर थ्रू द जैकोबियन गवर्नमेंट, देन आ जाएगा डायरेक्टरी रूल्स एंड देन आ जाएगा नेपोलियन बिकम एम्परर। ठीक, तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, read the following statement and choose the correct technical term from the given option. It is a form of government in which the rulers are elected by the people. तो वो कौन सी गवर्नमेंट होती है, वो डेमोक्रेसी होती है, जहाँ पर जो लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, ए रहेगा माइनिंग। ठीक है, माइनिंग इसका आंसर हो जाएगा। माइनिंग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर ना होकर एक प्राइमरी सेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट फिजिकल फीचर्स ऑप्शन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें आ जाएगा, इट हैज़ हाई पिक्स, इट हैज़ डीप वैली, इट हैज़ फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो हाई पिक्स है, हाई पिक्स कहाँ होंगी, ऑब्वियसली माउंटेन्स में होंगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हिमालय माउंटेन्स हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट रिलेटेड टू पॉवर्टी। लैंड होल्डिंग फार्मर इन विलेज, तो फार्मर जो है अगर वो लैंड होल्डिंग है, उनके पास ज़्यादा ज़मीन है, तो उसको हम पॉवर्टी में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। स्लम डिवेलर्स होंगे, डेली वेजेस वर्कर भी होते हैं, चाइल्ड लेबर भी होते हैं, तो आंसर हमारा ए रहेगा, ओनली 1। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 9 है, देर आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्सन एंड रीजन, मार्क योर आंसर। ठीक है, तो आपको असर्सन दिया गया है, लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डिनास्टिक रूलर्स, तो ये करेक्ट है। ठीक है, लिबरल ऑल्सो अपोज एंड दे वर इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बिल्कुल गलत है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के समर्थक वो नहीं थे, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑर्गन्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट के ऑर्गन्स कौन से होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस। ठीक है, ये तीनों ही पार्लियामेंट के ऑर्गन होते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑर्गन नहीं होता, वो लोकसभा के अंडर ही आता है, और वो लोकसभा के जो भी काउंसिल होते हैं, जो भी मेंबर होते हैं, उनका हेड होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, डी आंसर रहेगा, ओनली सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, तो इसमें मैच करना है आपको। इसमें पंजाब क्या होगा, पंजाब हाई एग्रीकल्चर रेट हो जाएगा, केरला एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आंध्र प्रदेश पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स एंड वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म के लिए है। ठीक है, तो आंसर हमारा इसमें हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
चूज़ द करेक्ट रिवर बेसिन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है। ब्रह्मगिरी रेंज है, 760 किलोमीटर लेंथ है और ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक में फैली हुई है। तो कौन सी है? कावेरी बेसिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 दी गई है, जर्मन गवर्नमेंट टू मच प्रिंटेड मनी, द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क राइज। अब देखिए बहुत ज़्यादा पैसा अगर छाप लेंगे तो क्या होगा, वो पैसा की वैल्यू, उस पैसे की वैल्यू राइज नहीं होगी, वो डिग्रेड हो जाएगा, उसकी वैल्यू गिर जाएगी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हलमार साक्यात। ठीक है, तो उसको दी गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल दी गई थी, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक इनकरेक्ट है और सेकंड हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन देखिए क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डायरेक्ट नहीं इलेक्ट की गई। एट दैट टाइम देयर वाज नो एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ठीक है, उस टाइम पे एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, तो इसीलिए नहीं चुनी गई। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। दोनों करेक्ट है एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन 15 है, द फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस्ड प्राइस बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर क्रॉप्स, व्हाट इज दिस प्राइस। तो एक प्री अनाउंस्ड प्राइस जो है बिफोर ही दी जाती है, उसको एमएसपी बोला जाता है। और आपने न्यूज़पेपर में काफ़ी चीज़ इस बारे में सुना भी होगा। ठीक है, क्योंकि पीछे काफ़ी आप कह सकते हो कि करंट ये मुद्दा रहा था एमएसपी का। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट देखिए, अंडर हुज लीडरशिप डिड अदर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइट अगेंस्ट अपार्थाइड रैम। तो ये क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन 17 है, देयर आर टू स्टेटमेंट दी गई हैं, इट इज़ हॉट वेदर सीजन इन इंडिया फ्रॉम मार्च टू मे। मार्च टू मे हॉट सीजन रहता है, गर्मी रहती है। ड्यू टू द अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड। तो ये भी रीजन भी ठीक है इसका, तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 18 है, फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितने में बांटा गया है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। अगला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द डैश इंटरवेंट एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस। तो इसमें क्या आ जाएगा, अमेरिकन गवर्नमेंट। ठीक है, जर्मनी को क्राइसिस जो है वो किसने निकाला, अमेरिकन गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट अबाउट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, कौन से फीचर्स थे, तो ये स्टार्ट हुआ था 2013 में, बिल्कुल ठीक है। टारगेट ग्रुप प्रायोरिटी हाउस होल्ड था, 10 ग्राम पर पर्सन, ये गलत है, 10 ग्राम नहीं था। व्हीट राइस कोर्स आर अवेलेबल इन ग्रीन। तो हाँ, ये चीज़ें दी गई थी। तो इसमें आंसर हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ठीक हो जाएगा। तो ठीक कौन सा है इसमें, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये थे कंप्लीट एमसीक्यूज। अब करते हैं सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन 21, मेंशन एनी 2 स्टेप्स टेकन टू बिल्ड ए सोशलिस्ट सोसाइटी इन रशिया। 2 स्टेप आपको बताने हैं, टेकन टू बिल्ड ए सोशलिस्ट सोसाइटी रशिया में। ठीक है, आंसर रहेगा, इम्प्लीमेंट ए सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम फॉर गवर्नेंस एंड फिक्स प्राइस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो फिक्स प्राइस जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रशियन इकोनॉमी इन द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, 2 कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है रशियन इकोनॉमी इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी के बिगनिंग में। तो आंसर देखिए क्या रहेगा इसमें, 85% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो 85% जो लोग थे वो खेती पर निर्भर थे। एंड रशिया वाज ए मेजर ग्रीन एक्सपोर्टर, अनाज का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। एंड इंडस्ट्रीज वाज वेरी फ्यू, इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा कम थी उस समय। अगला क्वेश्चन है, मेंशन 2 चेंज मेड आफ्टर जनरल परवेज मुशर्रफ डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव। 2 चेंजेस बताने हैं जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने किए थे। तो आंसर रहेगा, डिक्लेयर वन सेल्फ एज द प्रेसिडेंट, उसने खुद को जो है प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। इन 2002 ए रेफरेंडम वाज कंडक्टेड टू एक्सटेंड द टर्म बाय 5 years। तो उसने एक रेफरेंडम करा के और अपने जो टर्म है उसको 5 साल तक बढ़वा लिया था। एंड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, और जो है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर से उसने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट कर दी थी। नेक्स्ट देखिए, ब्रीफली एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो जो है जियोग्राफिकल एक्सटेंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आप लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, कहाँ से कैसे फैला हुआ है वो सब आप दे सकते हो। और आंसर इसमें लिख देंगे, द टोटल एरिया ऑफ इंडियन लैंड इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये उसकी बाउंड्री है, इस तरह से ये फैला हुआ है।
अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू सम एग्जाम्पल्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? व्हेन पीपल आर अनएबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट एट द प्रीवेलिंग वेज रेट। तो जो एक आप कह सकते हो मजदूरी का जो दर है, प्रचलित दर है पैसे, वो अगर किसी को नहीं मिलते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो एक अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है विशेष इज स्किल्ड इन मेकिंग वुडन चेयर बनाता है एंड मार्केट में प्लास्टिक चेयर आने से उसकी डिमांड कम हो गई है एंड ही डजंट रिसीव अ फेयर प्राइस फॉर हिज प्रोडक्ट, देयरफॉर द रिमेन्स अनएम्प्लॉयमेंट एट द प्रीवेलिंग वेज रेट, दिस वे ही फेस अनएम्प्लॉयमेंट। और इस तरह से उसको जो अनएम्प्लॉयमेंट है उससे जूझना पड़ता है कि उसको अपने काम के एक तो काम नहीं मिलता और अगर मिलता भी है तो लोग उसको प्रॉपर पैसे नहीं देते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। व्हाट वाज द ट्रेजरी ऑफ फ्रांस व्हाई वाज द ट्रेजरी ऑफ फ्रांस एम्प्टी एट द टाइम ऑफ लुई 16 असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस एंड राइट एनी 3 रीजन। तो इसमें आपको बताना है कि जो फ्रांस है ट्रेजरी वो लुई 16 के टाइम जब ली थी उन्होंने, तो क्यों जो खजाना था वो पूरी तरह से खाली क्यों था, ट्रेजरी खाली क्यों थी, तो उसके रीज़न आपको यहाँ पर बताने हैं। सो नेक्स्ट देखिए इसमें आंसर रहेगा अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर वाज फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू लिबरेट अमेरिकन रीजन। तो अमेरिकन रीजन जो थे उनको लिबरेट करने के लिए, उनको स्वतंत्र कराने के लिए लंबे समय तक युद्ध चला जिसकी वजह से उसका खजाना खाली हो गया। एक्सपेंडिचर ऑन पैलेसेस एंड रॉयल लग्जरी वाज डन एक्स्ट्रावेजेंटली, बहुत ज़्यादा खर्च किया गया लग्जरी लाइफ के लिए। हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड द थर्ड स्टेट वाज द ओनली टू बी टैक्सड, केवल थर्ड स्टेट पे कर लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था, बाकी पे नहीं, ये भी एक मेन रीज़न था। नेक्स्ट देखिए और है डिस्क्राइब द पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट अडोप्टेड बाय द रॉबेस्पियर गवर्नमेंट। रॉबेस्पियर गवर्नमेंट में किस तरह से जो कंट्रोल है, सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट का प्रावधान था, वो आपको बताना है। आंसर क्या रहेगा? अरेस्ट ऑफ एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक एंड कंडक्टिंग ट्रायल्स अगेंस्ट देम। जो रिपब्लिक के एनिमीज थे उनको अरेस्ट करके उन पे मुकदमे चलाए गए। फिक्सिंग मैक्सिमम लिमिट ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, तो वेजेस एंड प्राइसेस के फिक्स लिमिट कर दी गई। इक्वल रोटी कंजप्शन मैंडेटरी कर दिया गया एंड इनिशिएटिंग द यूज ऑफ टर्म सितोयन एंड सितोइनी। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं ये यूज़ की गई थी, इनिशिएट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 26, डिस्क्राइब 3 मेन फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट। क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कोई भी 3 फैक्टर आपको बताने हैं। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। आंसर क्या रहेगा? सबसे पहला आप लिख सकते हो लैटिट्यूड। तो नॉर्दर्न इंडिया एक्सपीरियंस एक्सट्रीम समर एंड विंटर्स वाइल द साउथ हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट। तो नॉर्थ में जो हाइट ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी और विंटर्स देखने को मिलती हैं। हिमालयाज दीज माउंटेन ब्लॉक ए कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया कीपिंग इंडिया वार्मर। मॉनसून विंड्स हैं, विंड्स फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रिंग रेनफॉल। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है बच्चे ये, ठीक है। तो मॉनसून विंड्स और ये जो है आंसर हो जाएगा, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालाइज द कार्ल मार्क्स व्यूज़ ऑन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी पे कार्ल मार्क्स के व्यूज़ जो हैं वो आपको एनालाइज करने हैं। तो आंसर रहेगा एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज़ ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी। जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट आर जनरेटेड फ्रॉम द लेबर ऑफ वर्कर। और जो ये प्रॉफिट है, पूंजीपतियों का जो ये मुनाफा है, ये मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। As long as the private capitalists continue to accumulate such profit, the condition of the worker cannot improve। और जब तक ये ऐसा करते रहेंगे ना, मुनाफे का संग्रह करते रहेंगे, तब तक इनकी स्थिति में भी सुधार नहीं हो सकता। तो इस तरह से पॉइंट्स बना के आप लिख सकते हो। टू एस्केप एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स मस्ट क्रिएट अ सोसाइटी ऑफ कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड। और एक बिल्कुल अलग तरह का समाज बनाना होगा अगर इस शोषण से, अगर इस एक्सप्लॉयटेशन से इनको मुक्ति चाहिए। ऐसे कार्ल मार्क्स के विचार थे। एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन कैंपेन इन डेमोक्रेसी। जो कैंपेन होता है, जो लोग अपना इलेक्शन के टाइम पे अपना प्रचार प्रसार करते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है, ये आपको बताना है डेमोक्रेसी में। तो देखिए ये करने से क्या होता है कि पीपल गेट अपॉर्चुनिटी टू बी फैमिलियर विद ऑल कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शन थ्रू मुंबई दिग्दर्शन, ऑल इंडिया रेडियो एंड न्यूज़पेपर। तो इसमें क्या है कि सभी को उनके जो भी विचार हैं, नीतियां हैं, उनसे परिचित होने का मौका मिलता है न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू सेट क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग बेटर रिप्रेजेंटेटिव। अच्छे जो उम्मीदवार हैं उनको चुनने का एक क्राइटेरिया उनको पता चलता है। अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन डिबेट एंड प्रो कॉन स्पीसीज। और इलेक्शन डिबेट में उनको जो है क्या है, जो
डिबेट होती है ना, उनमें शामिल होने का अवसर मिलता है और पॉलिटिकल नॉलेज एनहांस होती है। तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है एक्सप्लेन द रोल ऑफ मेजर कंपोनेंट रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, रोल क्या है मेजर कंपोनेंट्स फूड सिक्योरिटी सिस्टम इंडिया में, उसके आपको कंपोनेंट्स बताने हैं फूड सिक्योरिटी सिस्टम के। तो इसमें हम दो फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। बफर स्टॉक है, सबसे पहला क्या है, बफर स्टॉक है। तो बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक है कि एस्टेब्लिशिंग ए सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन्स एट प्राइस लोअर देन द मार्केट रेट इन एरिया विद फ्यू फूड शॉर्टेज एंड अमंग द पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसमें क्या है कि जो अगर फूड की शॉर्टेज हो जाती है और जो गरीब लोग हैं सोसाइटी में, तो उनको कम प्राइस पे जो है अनाज देना, उन अनाज के वितरण की व्यवस्था करना, वो हो जाएगा। दूसरा है सॉल्विंग फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग बैड वेदर एंड डिजास्टर पीरियड। अगर डिजास्टर है, मौसम ख़राब हो जाता है, ठीक है, बाढ़ आ जाती है, तो उसमें भी ये फूड शॉर्टेज अगर होती है तो उसकी व्यवस्था करता है। अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन, तो एक जो आप कह सकते हो कि फूड प्रोडक्शन में एक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, ये इसका मेन फैक्टर होता है। दूसरा जो फैक्टर है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक के अंदर जो भी ग्रेन है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे होता है, वो यहाँ पे है। तो इसमें आ जाएगा, देखिए, सेल्फ सेलिंग असेंशियल कमोडिटीज एट ए प्राइस लोअर देन द मार्केट थ्रू राशन शॉप टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी यूजिंग राशन कार्ड। तो राशन कार्ड के द्वारा जो गरीब लोग हैं उन तक जो अनाज है वो भेजा जाता है, वो ये काम करता है। इट हेल्प फैमिलीज associated with it to save money which can be then used education, healthcare and investment in their own well-being। तो कम कीमत पर अनाज देने से जो परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, वो बाकी का जो पैसा है वो अपनी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बचत में, इनमें लगा सकते हैं, ये अवसर उनको मिलता है। इट मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी इन द मार्केट, मार्केट में जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो बनी रहती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। The peace treaty at Versailles was very harsh and humiliating for the people of Germany. Evaluate the statement। तो जो वर्साई की जो ट्रीटी थी वो जर्मनी के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थी। ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करना है कि कैसे कह सकते हो आप, ये बात एनालाइज करना है, इवेलुएट करना है। तो देखिए, जो ये वर्साई की ट्रीटी थी, इसने जर्मनी को पूरी तरह से उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया था। ठीक है, पूरे कंट्री में बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत इस ट्रीटी की वजह से हो गई थी। तो रीज़न क्या थे, ड्यू टू दिस ट्रीटी जर्मनी लॉस्ट ऑल इट्स कॉलोनीज, सारी जो कॉलोनीज थी वो सारे उपनिवेश उसने खो दिए थे। 10% पॉपुलेशन, 13% लैंड, 75% आयरन रिजर्व, 26% कोल रिजर्व, ये सब कुछ उसको जो है देना पड़ा था। ऑल ऑफ द अबव रिसोर्सेज वर हैंडेड ओवर टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुनिया एज पर द ट्रीटी, मेकिंग जर्मनी मिलिट्री वीक। ठीक है, द जर्मनी आर्मी वाज डिसबैंडेड, जर्मनी आर्मी को एक तरह से डिसबैंड कर दिया था, यानी उसकी सेना को ही भंग कर दिया था। अंडर द वॉर गिल्ट क्लॉज, ठीक है, वॉर गिल्ट क्लॉज जो था उसके तहत यहाँ पे जर्मनी वाज हेल्ड सोलली रिस्पॉन्सिबल, सबने कहा कि जर्मनी को एक ही रिस्पॉन्सिबल है इस सारा जो युद्ध हुआ, जबकि ऐसा नहीं था। एंड उसके ऊपर 6 बिलियन पाउंड का क्या लगाया गया, जो है जुर्माना लगाया गया, फाइन लगाया गया। हाउएवर सिमिलर एक्शन वर नॉट टेकन अगेंस्ट अदर कंट्रीज इन्वॉल्व इन द वॉर, जबकि दूसरे कंट्रीज भी इन्वॉल्व थे वॉर में, लेकिन उनके साथ जो है दोस्ताना व्यवहार किया गया, केवल जर्मनी को ही दोषी ठहराया गया। नाउ द एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रीटीज टर्म बाय द वाइमर रिपब्लिक विदाउट रेजिस्टेंस एंगर्ड द जर्मन पीपल, और इस वजह से क्या हुआ कि जर्मनी के लोगों को ये रास नहीं आया और एक तरह से उनको पूरी तरह से वो एंग्री हो गए और पूरी तरह से अपंग बना दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो इसमें और भी आप ऐड करना चाहो तो और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और देखिए, द जर्मनी इकोनॉमी वाज वर्स्ट अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस, एग्जामिन द स्टेटमेंट विद सूटेबल आर्ग्यूमेंट। जर्मनी इकोनॉमी वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड हुई थी इकोनॉमिक क्राइसिस से, आपको सूटेबल जो है आर्ग्यूमेंट के साथ इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो आंसर देखिए, इफेक्ट ऑफ हाइपर इन्फ्लेमेशन इन जर्मनी। ठीक है, तो क्या क्या थे, ड्यू टू एक्सेसिव प्रिंटिंग ऑफ करेंसी द वैल्यू ऑफ द मार्क वाज डिक्लाइनिंग डेली। अब बहुत ज़्यादा प्रिंट हो गई थी करेंसी, इसकी वजह से जो मार्क की वैल्यू है वो हर दिन गिरती जा रही थी। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड वाज स्काई रॉकेटिंग,
ठीक है। जो ज़रूरत की चीज़ें थी वे स्काई रॉकेटिंग का मतलब क्या है कि वो आसमान छू रही थी, बहुत ज़्यादा राइज हो रहा था। हाइपर इन्फ्लेशन मेड जर्मनी a सब्जेक्ट ऑफ सिंपैथी इन द वर्ल्ड एंड जर्मनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन। उनकी जो इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन थी वो भी बहुत कम हो रही थी। 6 मिलियन पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयड, लॉन्ग क्यूज फॉर्म आउटसाइड ऑफिस फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बेरोजगार हो गए थे लोग। द इकोनॉमिक क्राइसिस वर्स द कंडीशन ऑफ द मिडिल क्लास, बिजनेसमैन एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। फार्मर्स वर डिस्ट्रेस ड्यू टू ड्रास्टिक फॉल इन एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड थी, जिसकी वजह से फार्मर्स जो है वो उनको भी उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा था। एंड फियर ऑफ कम्युनिज्म ग्रिप्ड सोसाइटी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेन चीज़ें थी, ये भी डर लोगों को सता रहा था कम्युनिज्म का। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड मैनी काइंड ऑफ फ्रीडम टू एवरी सिटीजन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया हुआ है, हर एक जो सिटीज़न है उनको बहुत तरह की फ्रीडम दी हुई है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, राइट टू फ्रीडम के तहत बहुत ज़्यादा फ्रीडम, कई तरह की जो फ्रीडम है वो लोगों को दी गई है। तो उसमें क्या आता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, द राइट टू यूनिटी पीसफुली, द राइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर विद इन द कंट्री, फ्रीडम टू रिजाइड एनीवेयर इन द कंट्री, कहीं पर भी रह सकते हैं, फ्रीडम टू कंडक्ट बिजनेस, कहीं पे भी जाके बिजनेस कर सकते हैं। क्लियर। सो द अबो मेंशन फ्रीडम कैन बी सीन ड्यूरिंग इलेक्शन, सोशल एक्टिविटीज़ एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वेयर इंडिविजुअल्स एक्सरसाइज देयर राइट्स। तो ये लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अपने जो राइट्स हैं अलग अलग तरह से, कहीं चुनाव के दौरान करते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस पीपल माइग्रेट टू अदर स्टेट, पीपल लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर काम करने के लिए जाते हैं, एंड दे मे एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज ओवर टाइम, दस इंडियन सिटीजन यूटिलाइज देयर फ्रीडम इफेक्टिवली। तो वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया गया है, और में द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज मेक अदर राइट्स इफेक्टिव, एनालाइज द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। राइट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का, और ये जो राइट है इसको बाकी जो हमारे राइट्स हैं उनकी आत्मा कहा गया है, सोल कहा गया है। वैसे तो जो फंडामेंटल राइट है उनको कॉन्स्टिट्यूशन की सोल कहा गया है, लेकिन जो ये वाला राइट है इसको जितने हमारे अदर राइट्स हैं उनकी सोल कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये उनकी रक्षा करता है। अब रक्षा कैसे करता है, देखिए, प्रिवेंट द गवर्नमेंट एंड सिटीजन फ्रॉम वायलेटिंग राइट्स। ये गवर्नमेंट को या किसी भी सिटीजन को उसके जो राइट हैं उनको वायलेट करने के से रोकता है, इसीलिए इसको सोल कहा गया है। अलाउ इंडिविजुअल्स टू अप्रोच द कोर्ट फॉर रिजोल्विंग इश्यूज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। तो ये किसी भी व्यक्ति को इतनी पावर देता है कि अगर कोई भी उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो ये डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। एंश्योर द गवर्नमेंट ऑफिशियल परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद इन द जरिस्डिक्शन, ठीक है, सही क्षेत्र अधिकार में काम करने की ये व्यवस्था करता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। कोर्ट कैन इशू वेरियस रिट ऑर्डर टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स, और कोर्ट जो है वो भी क्या है, जो ये हमारे राइट्स हैं इनको एक तरह से देने के लिए, लोगों को देने के लिए, सिटीजन्स को देने के लिए अलग अलग तरह की रिट जारी कर सकता है, ऐसा इसके तहत लिखा गया है, इस राइट के तहत। नेक्स्ट देखिए, अगला है, व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन, एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होती है, पॉवर्टी लाइन क्या है, तो देखिए, पॉवर्टी होता है कि जो हमारी ज़िंदगी की बेसिक चीज़ें हैं जिनके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते, खाना हो गया, कपड़े हो गए, है ना, तो इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मिनिमम हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए वो डिसाइड होता है। अगर वो पैसा डेली कोई व्यक्ति नहीं कमा पा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, वो पॉवर्टी, वो गरीबी रेखा में आता है। उसके लिए फिर गवर्नमेंट जो है अलग अलग जो येलो कार्ड बनते हैं, राशन कार्ड बनते हैं, अनाज दिया जाता है, वो स्कीमें चलाई जाती हैं, तो ये पॉवर्टी होती है। तो अब इसको थोड़ा सा हम आंसर देख लेते हैं। द पॉवर्टी लाइन इज अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मेजरिंग द पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम लेवल, ठीक है, इनकम लेवल के बेस पे इसको मेजर किया जाता है। इफ़ ए पर्सन फॉल्स बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड नेसेसरी, और सिंपल लैंग्वेज करके लिख सकते हो आप, ठीक है। थ्रेशोल्ड मतलब होता है कि मिनिमम वैल्यू टू मीट बेसिक नीड्स, दे आर कंसिडर्ड पुअर। तो जो इस बेसिक नीड्स को नहीं गेन कर पाता वो पुअर है। द गवर्नमेंट डिटरमाइन दिस थ्रेशोल्ड, गवर्नमेंट इस थ्रेशोल्ड को डिसाइड करती है। लिमिट लिख सकते हो थ्रेशोल्ड की जगह।
प्रोसेस क्या है? वाइल डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन एसेंशियल रिक्वायरमेंट सर्वाइवल सच एज फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, लाइटनिंग, एजुकेशन, मेडिकल केयर, ये जो बहुत ज़रूरी हैं इनको कंसिडर किया जाता है। दे आर मेजर्ड इन फिजिकल टर्म्स एंड वैल्यूड इन मॉनेटरी टर्म्स, तो इनको जो है इनकी वैल्यू लगा ली जाती है। फूड के केस में कैलोरी से मेज़र करते हैं। जैसे रूरल एरिया में इंडिया में पॉवर्टी लाइन जो है 24 कैलोरी पर पर्सन एक दिन में चाहिए, और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी पर पर्सन चाहिए। अगर इससे नीचे होता है तो इसका मतलब वो गरीबी रेखा में आता है। In 2011-12, the poverty line was set at rupees 816 per capita per month in rural areas and 1000 rupees per capita per month in urban areas. ये डिसाइड किया गया था 11-12 में। So the poverty estimation is regularly conducted every 5 years through sample survey organized by the National Sample Survey Organization। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है NSSO जो कि पॉवर्टी लाइन डिसाइड करती है और हर 5 साल में इसको रिफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर वर अ नंबर ऑफ कॉजेज फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया, एग्जामिन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। अब बहुत सारे कारण हैं कि गरीब होने के। पहला कारण तो आज़ादी से शुरू हो जाता है। जब देश गुलाम था तो डेवलपमेंट नहीं हुई, ठीक है, लोगों को प्रॉपर शिक्षा नहीं मिली, तो एक वो जो होता है ना मानव संसाधन, ह्यूमन जो रिसोर्स होता है उसका बहुत अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो ये एक मेन रीज़न रहा है। तो आइए इसके रीज़न देख लेते हैं। तो सबसे है लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। सो ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल्स, जब हमारा देश कॉलोनी था, ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स इंडियंस हैड लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा लैंडलेसनेस, मैनी पीपल डिडंट ऑन लैंड विच रेस्ट्रिक्ट देयर इनकम सोर्स, बहुतों के पास ज़मीनें नहीं हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी कंट्रीब्यूटेड टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। ठीक है, उसके बाद लार्ज फैमिली, आप बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन लिख सकते हो, तो लार्ज फैमिलीज़ हैं विद अ फ्यू अर्निंग मेंबर्स। सो बिगर फैमिलीज़ विद ओनली वन अर्निंग मेंबर फेस्ड फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ जो है फेस करते हैं, तो ये इसमें हो जाएंगे। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हैं, 5 नंबर का है तो आप जो है कुछ और रीज़न भी दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एनालाइज द सैलिएंट फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर के जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो आंसर देखेंगे। द मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुलर रीजन आर, मेजर रिवर कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और ये जो हैं ये मोस्टली सीजनल रिवर्स हैं एंड देयर फ्लो डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। उनका जो फ्लो है वो किस पे डिपेंड करता है? वो रेन फ्लो पे डिपेंड करता है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन लार्ज रिवर्स हैव लेस वाटर एंड स्मॉलर स्ट्रीम्स टू फ्लो इंस्टेड। जब ड्राई सीजन होता है तो बड़ी बड़ी नदियों में कम पानी हो जाता है, और वो एक तरह से जो छोटी छोटी धाराएं होती हैं ना पानी की, जिनमें बहुत कम पानी होता है, उस तरह से वो फ्लो करती हैं। ठीक है, उसके बाद their flow is lower compared to the Himalaya river and they older in nature. Most river flow eastward and those flowing westward are known as west flowing rivers. Mostly जो है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, और जो वेस्ट की तरफ करती हैं उनको वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहा जाता है। रिवर्स दैट फ्लो इनटू द सी विदाउट फॉर्मिंग डेल्टा आर कॉल्ड स्मॉल स्ट्रीम्स। जो रिवर सी में चली जाती हैं, समुद्र में गिरती हैं, लेकिन डेल्टा फॉर्म नहीं करती, उनको हम स्मॉल स्ट्रीम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप यहाँ से इसको एक बार पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के लिए जो लेक्स हैं वो एक्सट्रीमली यूजफुल है। आपको इस स्टेटमेंट को इवेलुएट करना है। तो लेक्स के बारे में लिख देंगे। लेक्स से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तो बहुत फ़ायदे हैं, आप लिख सकते हो। मोस्ट फ्रेश वाटर लेक्स आर फाउंड इन द हिमालय रीजन। ठीक है, लेक्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ग्लेशियल एक्टिविटी होती हैं, मेल्टिंग स्नो, और ये जो है लिख सकते हो आप। सम लेक्स वर फॉर्म ड्यू टू विंड, रिवर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। लेक्स हेल्प इन रेगुलेटिंग रिवर फ्लो। दे ऑल्सो असिस्ट इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, तो बिजली बनाने में भी सहायक हैं ये। लेक्स हेल्प इन मेंटेनिंग लोकल क्लाइमेट अराउंड देम, लोकल क्लाइमेट को भी मेंटेन करती हैं। टूरिज्म, बोटिंग, स्विमिंग, इसमें भी हेल्पफुल हैं, लाइक सुखना लेक है, सांबर लेक है। दे आर यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट एंड दे हेल्प इन मेंटेनिंग द एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन ई 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा आपका। 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 34 है, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
द कैबिनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इंडिया। तो ये जो पैराग्राफ है बच्चे आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं इसका एक आउटलुक आपको दे देती हूँ। इसमें क्या बताया गया है कि जो कैबिनेट है वो इंडिया की मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है और प्राइम मिनिस्टर उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जो जितने भी काउंसिल होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, उन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है। अब पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर दैट इज इन ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड हैव इंक्रीज सो मच इन रिसेंट डिकेड्स। द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आर समटाइम्स सीन एज द प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर का मेजर रोल होता है, यही बताया गया है। और अगर हम बात करें जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी, उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो ये एक व्यक्तित्व पे एक भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर इस टाइम पे क्या है कि कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है, मिली जुली सरकार, जिसकी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर है उसका जो रुतबा है वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिला है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि मिली जुली सरकार होती है तो सबको खुश रखना ज़रूरी होता है। अगर किसी को नाराज़ कर दिया तो गवर्नमेंट जो सरकार है वो गिरने का खतरा रहता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है कोलिशन गवर्नमेंट का। ठीक। तो इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है यहाँ पर कंस्ट्रेंट हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये पैराग्राफ पूरा इसके बारे में दिया गया है, जिसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कैबिनेट। कैबिनेट क्या है? तो यहाँ से ही लिख सकते हो आप, कैबिनेट इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। अगर और बहुत अच्छे से प्रॉपर आंसर लिखोगे, बहुत अच्छा जो प्रेजेंटेशन होता है उसके अकॉर्डिंग आंसर, तो ये रहेगा। द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इज कॉल्ड द कैबिनेट। कैबिनेट क्या है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है विच वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू गवर्न द कंट्री। किसके अंडर काम करती हैं कैबिनेट के मिनिस्टर? सारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी? क्या रोल रहेगा प्राइम मिनिस्टर का? सो in countries with a parliamentary system, the prime minister play a crucial role. They strengthen their government and policies among different political parties and exercise full control over parliamentary proceedings. Full control होता है। नेक्स्ट देखिए अगला है द राइज ऑफ कोलिशन पॉलिसीज इन इंडिया हैज़ लिमिटेड द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू सम एक्सटेंट। तो प्राइम मिनिस्टर की जो पावर हैं उनको कहीं ना कहीं लिमिट कर दिया है, उनको कहीं ना कहीं कम कर दिया है कोलिशन गवर्नमेंट ने। So in a coalition government, the prime minister must make decision by considering the opinion of all the parties. सभी पार्टीज का ध्यान रखना होता है। In any party get dissatisfied, अगर कोई भी पार्टी डिससेटिस्फाई हो जाएगी, running the government become difficult, सरकार चलाना मुश्किल कर देते हैं। For example, in India, the UP and NDA government has function as a coalition government। ठीक है। तो ये दो पार्टी के नाम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसको आप बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम में भी पढ़ना चाहो तो हिंदी मीडियम की वीडियो से आप इसको पढ़ लें एक बार, उससे थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है। सो पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग अ कंट्री वर्किंग पर्पल इन देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज़। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उन सब से ऊपर जो रिसोर्स है वो कौन सा होता है? ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही है जो सभी रिसोर्सेज को डेवलप करके और उनको एक तरह से वैल्यूएबल बनाता है। ठीक है। तो वो इसमें दिया गया है। और अगर देखिए वैसे तो जो पॉपुलेशन है, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन वो बहुत मैटर करती है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे ऊपर है। लेकिन अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लोगों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती, जो कि एक उसका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी एक लिमिट में ही होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। अच्छे का मतलब अगर किसी देश की जो लोग हैं वो अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छा उनका स्वास्थ्य है, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है किसी भी कंट्री पे उसके डेवलप्ड होने के लिए। एजुकेटेड होना चाहिए। क्लियर? एजुकेटेड होंगे तो प्रोडक्टिविटी किसी कंट्री की हाई रहेगी, लोग हेल्दी होंगे तो जो है ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल बढ़ेगा। तो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? आंसर रहेगा ग्रॉस जो है इसमें देखिए आंसर आपका हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री 1 ईयर। एक साल में कितना सर्विसेज गुड्स प्रोड्यूस होते हैं कंट्री में। व्हेन सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा? स्टेट वन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। एक नेगेटिव एस्पेक्ट बताना है। व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीज द रिसोर्स आर इनसफिशिएंट, पीपल एंड फैमिलीज हैव फ्यूअर रिसोर्स विच लीड टू डिक्लाइन इन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पॉवर्टी।
गरीबी होती है। तीसरा है एक्सप्लेन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन थ्रू एन एग्जाम्पल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में आपको बताना है। तो जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो शहर जाता है पढ़ने के लिए गांव से, और 12th ग्रेड के बाद वो कंप्यूटर स्टडी करता है और बहुत अच्छी जॉब इसको मिल जाती है। तो ये क्या है, यहाँ पे एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, और वो अपना एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है कंट्री के डेवलपमेंट में। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा, इसको अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला 36 पैराग्राफ दिया गया है। इसमें आपको हिमालय के बारे में दिया गया है, कैसे कैसे हिमालय रेंज जो है वो फैली हुई है, ईस्ट टू वेस्ट कैसे है, नॉर्थ टू नॉर्थ की तरफ कितना फैला हुआ है, वो सारा इसमें दिया गया है। तो एक बार आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से रीड कर लीजिए। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हिमालयन रेंज एक्सटेंड फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो हिमालय रेंज जो है वो कैसे एक्सटेंड है इंडस टू ब्रह्मपुत्र। तो इसमें लिख देंगे द हिमालय रेंज एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, कवरिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश टू आसाम, अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर। इस तरह से ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन रहेगा, मेंशन अबाउट अ मेजर पीक सिचुएटेड इन द इनर हिमालय। तो कौन सी पीक कौन सी है, कंचनजंगा है 8598 मीटर इन सिक्किम, और नंगा पर्वत है 8126 मीटर लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। हिमालय के एक्सटेंशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस क्या है, हिमाद्री हिमालय तो सबसे ज़्यादा क्या है, कंटेन्स पीक एवरेजिंग 6000 मीटर इन हाइट। हिमाद्री में इतनी ऊंची ऊंची पीक्स हैं। हिमाचल हिमालय में ब्यूटीफुल वैलीज़ हैं, कश्मीर कुल्लू भगीरथी, तो यहाँ पे जो टूरिज़्म है बहुत ज़्यादा है। शिवालिक हिमालय है, इसमें जो है कलथूली एंड दून वैलीज़ हैं, ठीक है। तो ये इसकी पॉइंट्स हो जाएंगे। अगला सेक्शन एफ है, मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको ए और बी वर्ल्ड के मैप पे दिखाए गए हैं, उसके बारे में बताना है। ए कंट्री बिलोंग टू एलाइड पावर इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड ए कंट्री बिलोंग टू एक्सिस पावर इन वर्ल्ड वॉर 2, आपको मार्क करना है। और इंडिया के मैप पे आपको लोकेट करना है अनाईमुड़ी पीक, स्टेट हैविंग लोअर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसकी रहेगी, अरुणाचल प्रदेश की। सांबर लेक और कोरोमंडल कोस्ट, सांबर लेक आपका राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें मैप। उसके बाद आगे ये आप देख सकते हो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है, ठीक है। ये वर्ल्ड का मैप आपको दिया गया है। इसमें ए जो है एलाइड पावर क्या है, ये फ्रांस हो जाएगा, एंड बी जो दिया गया है वो आपका जापान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप कर लेंगे, यहाँ पे ये क्या है, ये फ्रांस है, और ये क्या है, ये जापान है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इंडिया के मैप पे आपको सबसे कम पॉपुलेटेड जो डेंसिटी वाला स्टेट दिखाना है, तो वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ये सांबर लेक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या है, ये कोरोमंडल है, और ये क्या है, अनाईमुड़ी पीक है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो बच्चे आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।